खनन परिसर में मत्स्य पालन का सुझाव, दुग्ध उत्पादन में झारखंड को अग्रणी बनाने पर जोर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आदिवासी बच्चों को बहुआयामी शिक्षा सुलभ बनाने पर दिया जोर। सरायकेला, खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज रखी जा रही है 5 एकलव्य विद्यालयों की आधारशिला। और मूल्य नियंत्रण के मकसद से केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। दाल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के विक्रेताओं, मिल मालिकों और यातायात के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित। नमस्कार, देख रहे हैं खबरें झारखंड। आपके साथ मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में कोरोना संक्रमण के नए मामले और एक्टिव केसों की संख्या में गिरावट का दौर जारी है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 44,111 नए मामले की पुष्टि हुई है। 1,111 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 57,477 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.06% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या गिरकर कुल संख्या 4,95,533 हो गई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.50% है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.35% हुआ, जो लगातार 26 दिन से 5% से कम बना हुआ है। वहीं इधर झारखंड में सामूहिकता की ताकत के आगे कोरोना की लगातार हार हो रही है और राज्य भर में अब कोविड के मात्र 831 सक्रिय मामले बचे हुए हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 111 लोगों ने कोरोना को शिकस्त दी है, जबकि इस अवधि में कोविड के 88 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। अच्छी बात यह है कि इस अंतराल में पूरे राज्य में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य में जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत आज रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन की व्यवस्था प्रभावी रहेगी। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। उपराजधानी दुमका के फूलोजानो मेडिकल कॉलेज में जिले की दूसरी अत्याधुनिक कोविड-19 टेस्टिंग लैब स्थापित की जा रही है, जो जल्द ही अपनी सेवाएं देना शुरू करेगी। उपराजधानी दुमका में जल्द ही कोरोना के नमूनों की जांच के लिए एक और लैब काम करना शुरू कर देगी। दुमका के फूलोजानो मेडिकल कॉलेज में दूसरी अत्याधुनिक कोविड-19 टेस्टिंग लैब स्थापित की जा रही है, जिसके बाद जिले में RT-PCR की जांच में और तेजी आएगी। उपायुक्त राजेश्वरी बी ने दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचकर इस नई कोविड टेस्टिंग लैब के इंस्टॉलेशन कार्य का जायजा लिया। दुमका में ऑलरेडी एक कोविड टेस्टिंग लैब संचालित है और हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी को ऑग्यूमेंट करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोबास मशीन को इंस्टॉल किया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि इस लैब की जांच की क्षमता एक में 1200 सैंपल होगी, जबकि दुमका में एक अन्य लैब पहले से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दोनों लैब के शुरू होने से दुमका में एक दिन में RT-PCR के 3000 नमूनों की जांच हो सकेगी और लोगों को नतीजों के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 1200 से 1500 सैंपल्स हमारे उस मशीन के द्वारा एक दिन में टेस्ट किया जा सकता है। गौरतलब है कि दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में संथाल परगना के 4 जिले दुमका,
गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज की कोविड नमूनों की जांच की जाती है। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। रांची में इलाजरत बिहार के नवादा जिले के पुरुषोत्तम ने 57 दिनों के लंबे जद्दोजहद के बाद आखिरकार कोरोना से जंग जीतकर अन्य मरीजों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया है और उन्होंने लड़ते रहने तथा कभी न हार मानने का संदेश दिया है। पेश है इस कोरोना वीर के जज्बे से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। कहते हैं मन के हारे हार है और मन की जीत। ये कहावत कोरोना काल में खास तौर पर मरीजों के मामले में 100% सत्य वचन है, जिसका उदाहरण रांची में देखने को मिला है। रांची में इलाजरत बिहार के नवादा जिले के पुरुषोत्तम कोरोना से गंभीर रूप से संक्रमित थे, लेकिन 57 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार उन्होंने चिकित्सकों के सहयोग और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत अदृश्य तथा बहुरूपीय दुश्मन कोरोना को हरा दिया। इसका मुख्य श्रेय अजीत सर को देना चाहते हैं। उसका रीजन है ना, मैं नवादा में एडमिट था, वहाँ तो रेफर कर दिया कि नहीं सीरियस पेशेंट है। रांची आए, रांची सिटी हॉस्पिटल आए। सिटी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का बहुत प्रॉब्लम था, वहाँ भी स्थिति हमारा बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा था। तब अजीत सर से पहचान हुई और अजीत सर के माध्यम से हम यहाँ सदर अस्पताल आए। सर बोले ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं है, वेंटिलेटर भी है और आते के साथ हमको वेंटिलेटर का व्यवस्था करवा दी है। गौरतलब है कि पुरुषोत्तम को तबीयत खराब होने पर घर वालों ने 27 अप्रैल को नवादा के अस्पताल में भर्ती कराया था। हालात में सुधार नहीं होने पर रांची शिफ्ट किया गया, जहां सदर अस्पताल में उनका इलाज चला, जिसमें डॉक्टर अजीत कुमार की अहम भूमिका रही। 56-57 दिनों से भर्ती थे और आज सबसे बड़ा खुशी का दिन है हमारे लिए, हम चिकित्सकों के लिए, पारा मेडिकल कर्मियों के लिए, सदर अस्पताल की मैनेजमेंट टीम के लिए कि वो मरीज इतने लंबे समय के अंतराल के बाद ठीक होकर हमारे यहाँ से जा रहे हैं। पुरुषोत्तम अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं और वे अब अपने घर लौट रहे हैं। कोरोना से जंग जीतने वाले वे शायद राज्य में इलाजरत पहले बाजीगर हैं, जिन्होंने 57 दिनों के लंबे संघर्ष के पश्चात जिंदगी की बाजी जीती है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 43,99,000 से लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा बढ़कर 34,46,11,291 हो गया है। खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं पिछले 24 घंटों में 43,99,298 टीके लगाए गए हैं। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल का अंतिम नतीजा जारी कर दिया है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने कहा कि उनके कोवैक्सीन के लिए फाइनल स्टेज फेज 3 के लिए डेटा का विश्लेषण कर लिया गया। भारत बायोटेक का वैक्सीन कोरोना के गंभीर मरीज डेल्टा वेरिएंट के मरीजों पर असरदार पाई गई है। फाइनल ट्रायल में कोवैक्सीन लक्षणों वाले कोरोना संक्रमित मरीजों के ऊपर 77.8% प्रभावी पाई गई है। तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजों में कोवैक्सीन बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों के ऊपर 63% प्रभावी पाई गई है। इसके अलावा कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कोवैक्सीन को 65% प्रभावी पाया गया है। कोवैक्सीन टीका लगने के बाद कोरोना के गंभीर होने का खतरा और अस्पताल में भर्ती होने की 93% संभावना कम पाई गई है। Delta variant is 65%. These are the preliminary results and peer review undergoing by the journal. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल झारखंड मंत्रालय में विभागीय मंत्री बादल पत्रलेख और अधिकारियों के साथ कृषि विभाग के कामकाज की समीक्षा की तथा उनके निर्देश दिए। उन्होंने कृषि विभाग और किसान कल्याण पर बल देते हुए 3 वर्षों की कार्ययोजना बनाने की हिदायत दी। साथ ही विभाग में खाली पदों को भरने का भी निर्देश दिया। श्री सोरेन ने राज्य में बंद पड़े खुले खनन परिसर में मत्स्य पालन का भी सुझाव दिया ताकि किसान आर्थिक रूप से और सक्षम हो सकें। मुख्यमंत्री ने दुग्ध उत्पादन में झारखंड को अग्रणी बनाने पर भी बल दिया।
भारत ने कोविड महामारी की दूसरी लहर की चुनौतियों के बावजूद चालू वित्तीय वर्ष की अप्रैल से जून तक की पहली तिमाही में अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। देश में पिछले वित्तीय वर्ष में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई सर्वाधिक 81 अरब 72 करोड़ डॉलर रहा है। देश में आई है। पहले 3 महीने थे इस वर्ष के, अप्रैल मई जून 2021। इन 3 महीनों में भारत ने अपने इतिहास का सबसे अधिक निर्यात एक्सपोर्ट अचीव किया है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, जो गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं, उसमें फर्स्ट क्वार्टर में 95 बिलियन डॉलर 95 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट भारत ने अचीव किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आदिवासी बच्चों को बहुआयामी शिक्षा सुलभ बनाने पर जोर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए देश में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर एकलव्य विद्यालय का प्रारूप तैयार किया गया है और झारखंड में आदिवासी बहुल हर प्रखंड में एक एकलव्य विद्यालय की स्थापना होगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 50% से अधिक एसटी आबादी और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का फैसला किया है, जिसके लिए बजट में अलग से प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने देश भर में 452 नए स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसके आलोक में सरायकेला खरसावां जिले में आज 3 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 2 एकलव्य विद्यालयों की आधारशिला रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि इन एकलव्य स्कूलों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां खेल के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। नमस्कार। कराटे में हम लोग प्रत्यक्ष दुश्मन से बचाव की तकनीकों को प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। लेकिन कोरोना एक ऐसा दुश्मन है जो अप्रत्यक्ष है, दिखाई नहीं देता। मैंने और मेरे काफ़ी प्रशिक्षकों ने वैक्सीन ले लिया है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप भी कोविड का इंजेक्शन लें और हम सभी झारखंड वासी इस जंग में विजय प्राप्त कर सकें। आज हमारा झारखंड राज्य कोरोना संक्रमण की विपदा से संघर्ष कर रहा है, लेकिन कोई भी विपदा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सम्मिलित प्रयास से पराजित की जा सकती है। सरकार ने सभी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखकर आपके लिए टीकाकरण की शुरुआत की है। आप स्वयं कोविड का टीका लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जोहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत भाषा में प्रकाशित देश के एकमात्र अखबार सुधर्मा के संपादक केवी संपत कुमार के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि केवी संपत कुमार का व्यक्तित्व प्रेरित करने वाला था। कहा कि केवी संपत कुमार जी एक प्रेरक व्यक्तित्व थे, जिन्होंने विशेष रूप से युवाओं के बीच संस्कृत को संरक्षित और लोकप्रिय बनाने के लिए अथक प्रयास किया। उनका जुनून और दृढ़ संकल्प प्रेरणादायक था। उनके निधन से दुखी हूं। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कल रात देहरादून में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। नया नेता चुनने के लिए भाजपा विधायक दल की आज बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रेक्षक के रूप में बैठक में शामिल होंगे। दिया। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की वजह संवैधानिक संकट बताया। विधायक दल का नया नेता चुनने के लिए भाजपा विधायक दल की आज बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा हो सकती है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने मूल्य नियंत्रण के मकसद से बड़ा फैसला लेते हुए दाल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के विक्रेताओं, मिल मालिकों और आयातकों के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित कर दी है।
द्वारा दालों के भंडारण पर सीमा तय की है। शुक्रवार से निर्दिष्ट खाद्य पदार्थ संशोधन आदेश 2021 पर लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, स्टॉक सीमा और आवाजाही प्रतिबंधों को हटाना जारी किया गया है। इस आदेश के तहत सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मूंग को छोड़कर सभी दालों के लिए 31 अक्टूबर 2021 तक स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है। सरकार द्वारा इस दिशा में निरंतर प्रयासों से दलहन और तिलहन की कीमतों में गिरावट का रुख बना हुआ है। संसद का वर्षाकालीन सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। संसदीय कार्य मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने की सिफारिश की थी। 20 कार्य दिवसों वाले इस सत्र के दौरान कई विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर वन स्टूडेंट वन ट्री अभियान के तहत करोड़ों वृक्ष लगाने के लिए छात्र छात्राओं की सराहना की। वीडियो भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि विगत 2 वर्षों से संपूर्ण देश के शैक्षिक संस्थानों में वन स्टूडेंट वन ट्री अभियान के तहत हमारे प्रिय छात्र छात्राओं द्वारा करोड़ों वृक्षों को रोपित कर प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है, जिसकी सर्वत्र सराहना भी हुई है। उन्होंने आगे लिखा, वृक्ष जहां मुक्त प्रकृति में बाहर लाकर प्रकृति का संरक्षण एवं संवर्धन सुनिश्चित कर मौसम परिवर्तन के दुष्प्रभावों से हमारी रक्षा करते हैं, वहीं चारों ओर हरियाली बिखेरकर नैसर्गिक सौंदर्य का आत्मिक एहसास भी करवाते हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि आइए हम सब पूरे उल्लास के साथ इस वर्ष भी व्यापक रूप से इस अभियान में सहभागिता कर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और इसे जन जन का अभियान बनाकर धरती मां के पर्यावरण की रक्षा करें। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष एकल बैडमिंटन में बी-साई प्रणीत एकमात्र भारतीय के रूप में पदक की दावेदारी पेश करेंगे। विश्व रैंकिंग में प्रणीत 13वें स्थान पर मौजूद हैं। I won my bronze medal in the World Championship. I think I am the first person after 36 years to win a bronze medal for the country. I think that was really a turning point for me. It was the biggest medal so far for me, and then I have reached top 10 in the world, and I think my ranking has slowly came up, and which in 2019 I have some good performances which really helped me to qualify for this Olympics. In spite of the whole world is suffering from pandemic, I think the Olympic is only the thing which is motivating me. I think I'm really happy and also excited, and also want to win a medal at this Olympics. So कोरोना काल में जामताड़ा में शिक्षा के प्रसार के लिए अनोखी पहल हुई है तथा पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी शिक्षक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। जिले के सभी 118 पंचायतों में संचालित सामुदायिक पुस्तकालयों के माध्यम से पठन पाठन का नया सिलसिला शुरू होने से सभी खुश हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। जामताड़ा में स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहने के चलते छात्र छात्राओं की पढ़ाई लिखाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसे देखते हुए जिले के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी अपने कर्तव्यों के साथ साथ इस विपदा की घड़ी में शिक्षक की भूमिका भी निभा रहे हैं तथा सामुदायिक पुस्तकालयों के माध्यम से बच्चों के बीच शिक्षा का अलख जगा रहे हैं। इस दौरान शिक्षाविद भी बच्चों को पठन पाठन में अपेक्षित सहयोग कर रहे हैं। यहाँ स्कूल है भी, उसके सामने में सामुदायिक पुस्तकालय बना दिया गया है। इसमें जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन, स्थानीय लोग, उसके बाद जो है विभिन्न विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं का जो है प्रतिनियोजन किया गया है। जिले के उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने बताया कि जिले के सभी 118 पंचायतों में संचालित सामुदायिक पुस्तकालयों में सप्ताह में एक दिन बुधवार को प्रशासनिक अधिकारी जबकि शनिवार को पुलिस विभाग के अधिकारी पुस्तकालयों में पहुंचकर बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के गुर सिखा रहे हैं।
पठन पाठन के दौरान ही गांव में छोटे मोटे विवादों एवं समस्याओं की चर्चा कर उसका निराकरण करने का भी प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा किए जा रहे प्रयास की हर जगह प्रशंसा हो रही है तथा विद्यार्थी भी इस व्यवस्था से खासे खुश हैं। जो पुस्तक मैं अपनी पढ़ाई के लिए नहीं खरीद सकता था, वो सभी पुस्तकें यहाँ इस पुस्तकालय में मौजूद है, जिसका मैं भरपूर उपयोग करता हूँ। मैं रोज पुस्तकालय पढ़ने के लिए आती हूँ और हम सभी छात्रों को बहुत लाभ मिल रहा है यहाँ पर पुस्तकालय में आके। जामताड़ा में कोरोना काल में स्थानीय प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के द्वारा सामुदायिक पुस्तकालयों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का ये प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है, जिस पर अन्य जिलों में भी अमल किया जा सकता है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। बाबानगरी देवघर में खेती में मशीनरी यानी पैडी ट्रांसप्लांटर तकनीक का इस्तेमाल शुरू हुआ है, जिससे इस बार धान की अच्छी उपज की संभावना है। पैडी ट्रांसप्लांटर तकनीक के माध्यम से धान की फसल की खेती करके किसानों को कोरोना काल में हुई क्षति की भी भरपाई हो सकेगी। केंद्र सरकार से मदद और प्रोत्साहन पाकर देश के कृषक नई ऊर्जा से कृषि कार्यों में जुटे हैं और उन्नत कृषि तकनीकों को अपना रहे हैं। बाबानगरी देवघर में खेती में मशीनीकरण यानी पैडी ट्रांसप्लांटर तकनीक का प्रयोग शुरू हुआ है, जिससे रिकॉर्ड उपज की संभावना है। देवघर प्रखंड के पुनासी गांव में जिला परिषद उपाध्यक्ष संतोष पासवान के पुश्तैनी खेत में भी इसे आजमाया जा रहा है। इस विधि से खेती करने में किसानों को ज्यादा अभिरुचि जगेगी, क्योंकि अभी पहली बार हो रही है। देखा देखी लोग सीखते हैं और करते हैं, इसमें अधिकतम उत्पादन होने की संभावना है। जिला परिषद उपाध्यक्ष संतोष पासवान ने बताया कि वे पहली बार अपने खेत में इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं तथा उन्हें अच्छी पैदावार की भी उम्मीद है। उन्होंने अन्य किसानों को भी इसे अपनाने का सुझाव दिया। धान का जो बिहन होता है उसकी रोपाई हो रही है उन्नत टेक्नोलॉजी के द्वारा। आप देख रहे हैं कि जमीन पर खेत में उसको पहले पूरा कादो किया गया, दही के रूप में उसको जमाया गया, उसके ऊपर में प्लास्टिक दिया गया, उसके बाद फ्रेम दे करके हम लोग उस पर बिचड़ा डाल रहे हैं। कंपनी के संचालक नीलेश झा ने बताया कि बिहार में पैडी ट्रांसप्लांटर तकनीक काफी प्रचलित है और अब देवघर जिले में लगभग 250 एकड़ में इसका प्रयोग हो रहा है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर केंद्रीय कृषि और पशुपालन मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंत्रालय की ओर से आयोजित फसल बीमा सप्ताह की शुरुआत की। 1 से 7 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों को फसल बीमा का ज्यादा लाभ दिलाकर सुरक्षा कवच प्रदान करना है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर केंद्र सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है और इसी के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा फसल बीमा सप्ताह की शुरुआत की गई है। अभियान की वर्चुअली शुरुआत करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 1 से 7 जुलाई तक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्रत्येक किसान को सुरक्षा कवच प्रदान करना है। ये किसानों के लिए जोखिम के समय में एक बड़ा सुरक्षा कवच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को काफी किसानों के लिए उपयोगी बनाया है, स्वैच्छिक भी बनाया है और जो तकलीफें किसानों को आ रही थी उनका निराकरण भी किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पिछले 4 वर्षों में किसानों द्वारा 17,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम जमा किया गया है, जिसके एवज में दावों के रूप में उन्हें 95,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। 3 तरीके से ये बहुत ही लाभदायक स्कीम है और एक तो सभी किसान इसमें कवर हो सकते हैं, दूसरा किसानों का अपना इंस्टॉलमेंट जो है वो नेग्लिजिबल है और तीसरा है इसमें कि सेटलमेंट क्लेम का बहुत फास्ट होता है टेक्नोलॉजी के वजह से। और सबसे बड़ी बात जो इसमें रही अब तक नंबर्स के हिसाब से कोई 5.5 करोड़ किसान इसमें हिस्सेदारी लेते हैं, उस हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है। लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों ने जब कई लोगों के समक्ष रोजी रोजगार की समस्या खड़ी कर दी है, ऐसे में बत्तख पालन करके रांची के एक उद्यमी ने खुद का स्वरोजगार तो बचाया ही, अपने साथ कई लोगों को कमाई का जरिया प्रदान कर एक मिसाल पेश की।
स्वरोजगार के क्षेत्र में पोल्ट्री फार्मिंग उद्यमियों के लिए शुरू से लाभदायक रहा है। पिछले 7 वर्षों से लगातार मुर्गी और बत्तख पालन कर रहे रांची के उद्यमी मोहम्मद सरफराज अंसारी ने मेहनत के लॉकडाउन के दौरान अच्छी खासी कमाई की है। मोहम्मद सरफराज ने वैसे लोगों को भी रोजगार का मौका दिया है जिनका लॉकडाउन के दौरान सब कुछ छूट गया था। सबसे पहले तो बता रहे हैं कि जैसे कि कोरोना पिछले बार भी हम लोग देखे, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, अभी तीसरा चल रहा है कि नहीं। बहुत सारे लोगों को देखे कि काम धंधा बिल्कुल पूरी तरह से ठप हो गया, आदमी घर में बैठ गए, लेकिन हम लोग का काम कभी रुका नहीं। मोहम्मद सरफराज अंसारी पोल्ट्री का व्यवसाय काफी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मोहम्मद सरफराज के व्यवसाय से लगभग 50 लोग जुड़े हुए हैं। इनके पोल्ट्री फार्म में एक साथ 20 से 25 हजार की संख्या में मुर्गी और बतख का पालन होता है। एक क्वार्टर में 20,000-25,000 बच्चा का हम ग्रोथिंग मतलब ये परचेज करते हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ में कुछ आदमी भी जुड़ के हैं, सबको जोड़ के रखे हैं, सब चल रहा है। इसमें क्या है कि मेहनत ज़्यादा, लागत थोड़ा सा कम है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मोहम्मद सरफराज अंसारी के पोल्ट्री व्यवसाय से कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। लॉकडाउन के दौरान गांव घर में ही काम मिल जाने से कई लोग आर्थिक मुसीबत झेलने से बच गए। तो अच्छा पैसा इसमें बच जाता है, घर परिवार हम लोग का ठीक ठाक चल रहा है, और लड़का सब खाली जो था वो सब जुड़ के इसी में लगल है अभी, और बढ़िया पैसा कमा रहा है। मोहम्मद अशफाक का कहना है कि बतख के मांस और अंडों में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होने की वजह से संक्रमण काल के दौरान इसका उपयोग और अधिक बढ़ गया है, जिससे बतख पालन का व्यवसाय फल फूल रहा है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। मानसून के सुस्त पड़ने के बावजूद रांची समेत राज्य के अनेक हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो के चंदन कियारी में सर्वाधिक 53.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। राज्य में अगले 5 दिनों तक वर्षापात का भी पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटों में झारखंड में कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली है, और जो सबसे अधिक बारिश देखने को मिली है वो चंदन कियारी बोकारो में 53.4 मिलीमीटर देखने को मिली है, और जो पंचेत में है 39.2 मिलीमीटर, और पत्थरगामा में 35.1 मिलीमीटर देखने को मिली है। उन्होंने बताया कि राजस्थान की ओर से शुष्क हवा के प्रभाव की वजह से लोगों को झारखंड में उमस भरी गर्मी का एहसास हुआ है। जैसा कि कुछ दिनों से महसूस किया जा रहा है कि झारखंड में जो उमस है वो थोड़ी बढ़ी हुई थी और थोड़ी गर्मी लोगों को फील हो रही थी। इसका दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। राज्य में आज रात 8 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन फिर होगी प्रभावी। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर रहेगी पाबंदी। मुख्यमंत्री का कृषि विभाग में खाली पदों को भरने का निर्देश। खुले खनन परिसर में मत्स्य पालन का सुझाव। दुग्ध उत्पादन में झारखंड को अग्रणी बनाने पर जोर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आदिवासी बच्चों को बहुआयामी शिक्षा सुलभ बनाने पर दिया जोर। सरायकेला, खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज रखी जा रही है 5 एकलव्य विद्यालयों की आधारशिला। और मूल्य नियंत्रण के मकसद से केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। दाल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के विक्रेताओं, मिल मालिकों और आयातकों के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित। जोहार, नमस्कार।